देखें जरा दाने पेन स्टॉप राइटिंग. Let us continue and complete our second last chapter number 13. चैप्टर का नाम क्या है? Oscillations. शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन. का मोस्टली पार्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा पार्ट रहता है लास्ट का. छोटे छोटे टर्म्स डेफिनेशंस हमें डिस्कस करने हैं. ठीक है, डेरिवेशंस मोस्टली कंप्लीट हमने कर लिए थे. देखें जरा चैप्टर 13 11th क्लास. चैप्टर का नाम इज ऑसिलेशंस. डिटेल में यहां हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM में. आज का टॉपिक इज व्हाट. देखें जरा व्हाट आर फ्री ऑसिलेशंस. फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं? व्हाट आर forced oscillations, and one more, what are resonant oscillations? Resonant oscillations. तीनों को हम एक एक करके समझते हैं. यहीं एक दो टर्म और डिस्कस करेंगे. दे आर नेम्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस. डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड वन मोर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस. ये क्या है जी? समझते हैं जरा. सबकी बात करेंगे कि करके. What are free oscillations? Free oscillations means oscillations of a body with its natural frequency. Natural frequency मतलब जैसे हम एक स्विंग की बात करें ना. स्विंग पता है? हाँ जी वही स्विंग पता है. ओके, नॉर्मली स्विंग पे बैठे और दूसरे फ्रेंड ने पुश कर दिया तो वो ऑसिलेट कर रहे हैं अपने आप. ठीक है, दैट आर फ्री ऑसिलेशंस. तो फ्री ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे? ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं. कोई भी स्विंग पे हम बैठे हैं तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स है, वही रहेगी. ठीक है, उसको इतना सा डिस्प्लेस करें इतना डिस्प्लेस करें, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी उस ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती. फॉर्मूले भी हमने पढ़े हैं, डेराइव करे हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने एक स्विंग को साइड में खींचा, छोड़ दिया. स्विंगिंग हो रहा है. कुछ टाइम बाद देखेंगे स्विंग डैम्प हो रहा है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कम हो जाता है. एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया है. धीरे धीरे वो स्लो होता चला जा, हम ऐसा बोलते हैं स्लो होता चला जाता है ना. उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, यानी डैम्प हो जाता है. व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस? The oscillations in which amplitude increase or decrease? Decrease ही करेगा. Damp मतलब decrease करेगा. What are damped oscillations? Clear है? In daily life, most of the free oscillations are damped oscillations. ठीक है. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? जैसे थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम हुआ
जो फ्रंट साइड में स्विंग करा रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम हुआ फिर से पुश कर देते हैं, हल्का सा खींचा और पुश कर दिया फिर से, क्लियर। उससे एम्पलीट्यूड फिर बढ़ गया और फिर स्विंगिंग हो रही है। मतलब हमने फ्री ऑसिलेशंस को मेंटेन करने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, और वो हर एक कांस्टेंट टाइम के बाद लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद फिर कम होगा, फिर से पुश करेंगे, फिर कम होगा, फिर पुश करेंगे, यानी कांस्टेंट टाइम के बाद बार बार हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इनको मेंटेन करके रखने के लिए। फोर्स लगाना पड़ रहा है तो बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्या लिखेंगे? ऑसिलेशंस मेंटेन्ड, oscillations maintained by external periodic force. Oscillations maintained by external periodic force are known as free या forced oscillations। का एग्जांपल समझ में आ गया? फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाने से वो ऑसिलेशन मेंटेन हो रहे हैं, डैम्प नहीं हो रहे हैं। डैम्प नहीं हो रहे हैं मतलब अनडैम्प्ड हैं। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी नितिका मैम? जिनमें एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, दे आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऑसिलेशंस को अनडैम्प्ड रखा हुआ है, फोर्स्ड रखा हुआ है, फोर्सफुली मेंटेन करा हुआ है। दैट आर फोर्स्ड ऑसिलेशंस व्हिच आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। चलें आगे। व्हाट आर रेजोनेंट ऑसिलेशंस? कई बार हम देखते हैं नॉर्मली फ्रेंड्स स्विंग कर रहे हैं, दूसरा फ्रेंड उनको बीच बीच में पुश करते रहते हैं, तो बाई चांस, कल हमेशा नहीं होता है ना, जानबूझ के नहीं होता, बाई कोइंसिडेंस कई बार ऐसा होता है कि साइड में जो फ्रेंड है उन्होंने तो बिल्कुल वैसे ही पुश करा था, लेकिन जो स्विंग पे बैठे हुए फ्रेंड वो एकदम से ज्यादा ऊपर तक जंप कर जाते हैं या बिल्कुल बाहर दूर जाके गिरते हैं, जो स्विंग है वो ज्यादा जंप कर जाता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड? देखा होगा, एक्सपीरियंस तो नहीं करा होगा। एक्सपीरियंस भी करा है। तो स्विंग पे थे या पुश करने में थे? आप स्विंग पे थे। अच्छा, सबने तो एक्चुअली सबके साथ नहीं होता, बाई कोइंसिडेंस होता है, इंटेंशनल नहीं होता। जो फ्रेंड गिरते हैं वो सोचते हैं जानबूझ के कराए, समझना बात को। जो फ्रेंड गिर गया स्विंग से उसे लगता है जानबूझ के करा गया, बट वो रियल में जानबूझ के नहीं होता, वो बाई कोइंसिडेंस। लेकिन सर हमारे दोस्त जानबूझ के, अच्छा आपके फ्रेंड जानबूझ के करते हैं, चलिए हो सकता है। बाई कोइंसिडेंस एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और जो ऑसिलेशन सेटअप होगा दैट इज नेम्ड रेजोनेंट ऑसिलेशन। रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या होगा देखें जरा। दीज आर द फोर्स्ड ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस इन विच, ये वाला है इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, पीरियोडिक का मतलब फ्रीक्वेंसी है, इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल periodic force, frequency of external periodic force becomes equals to natural frequency of the body, natural frequency of the body। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जो फ्रंट स्विंग को बार बार पुश कर रहा है, उसे नहीं पता फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो पता ही नहीं ना, और जो स्विंग है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या वो भी नहीं पता। बट बाई कोइंसिडेंस, सबके साथ हर बार नहीं होता, बाई चांस कभी किसी के साथ हो जाता है। बाई कोइंसिडेंस यदि दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी यदि इक्वल हो गई, तो देन एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड बिकम्स
सडनली लार्ज, एम्पलीट्यूड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। These are named resonant oscillations। ऐसे बहुत सारे केस आपने SOS में देखे होंगे। यू नो SOS, इंस्टा फेसबुक से बाहर निकल के भी देखो, दुनिया है। साइंस ऑफ स्टूपिड करके एक प्रोग्राम आता था, नेट जियो पे शायद या डिस्कवरी पे आता था। उसमें सारे वही कि किसी के साथ कोई जस्ट फनी मोमेंट हो गया, कोई परफॉर्म कर रहे थे बट वो सही से परफॉर्म नहीं हुआ, तो वही इस तरह से उसमें भी इस तरह के कई सारे जो वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है मैम, स्विंग करते हो, कराते हो, कराते हो, करते हो, गिरे हो कभी? हाँ सच में? अरे पर खुद से। अच्छा, अपने आप ही गिर गए थे? हाँ, मतलब ऐसे बैक कुछ। अच्छा ठीक है, चलिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा डेली लाइफ में होता है, बट ये प्लानिंग से नहीं होता, मैं आपको बता दूं। अगर जानबूझ के बहुत ज्यादा पुश कर दे तो अलग चीज है, बट जनरली नॉर्मल स्विंग कर रहे हैं उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पे वो नेचुरली होता है, प्लान्ड नहीं होता। ठीक है जी। किसी ने प्लान करके बोल दिया नेचुरली। हाँ ये भी हो सकता है कि प्लान करके करा हो और बोल दे नेचुरल। साइंस के स्टूडेंट है, एक्सप्लेन कर देंगे, पॉसिबिलिटी है ऐसे। जी हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। मैं भी गिरा था एक बार, बहुत बचपन में मैं भी गिरा था ऐसे ही, काफ़ी बड़े स्विंग से, और बेहोश हो गया था। हाँ सच में, सीरियसली। मैं जब मुझे होश आया तो सारे आसपास पेरेंट्स बैठे रो रहे थे। मैं जस्ट ऐसे ऊपर आंखें खुली, क्या हो गया सबको? मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। कुछ देर बाद नॉर्मल होने के बाद पता चला कि अच्छा मैं वहाँ गिरा था और मुझे उठा के यहाँ लगा। अब वो शरारत थी या रेजोनेंस था, रेजोनेंट ऑसिलेशंस था, कांट से, बट ऐसा होता है ना, प्लान्ड नहीं होता जनरली, बट फ्रेंड आपस में कई बार शरारत में कर देते हैं, है ना, वो तो मैं मानता हूँ, बट ये जनरली अपने आप ही हो जाता बाय कोइंसिडेंस। ठीक है स्वामी मैम। अब क्वेश्चन आया, रेजोनेंट ऑसिलेशंस के यूज क्या है? यूजेस ऑफ रेजोनेंट ऑसिलेशंस, these are used in microwave oven। माइक्रोवेव ओवन सबने नाम सुना ही होगा, यूज भी करा होगा, देखा भी होगा। माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है? खाना गर्म करते हैं, है ना? वो खाना कैसे गर्म हो जाता है? वहां रेजोनेंट ऑसिलेशंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है समझते हैं जरा। Every food we make in our houses contains water। Every dish, every food contains water। कुछ भी हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, सब में वाटर है। एंड वाटर मॉलिक्यूल की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जैसे कहीं भी एक ग्लास में आपने वाटर फिल कर रखा है तो आपको दिखता है वाटर जो है रेस्ट में है, बट रियल में वाटर मॉलिक्यूल्स कभी रेस्ट में नहीं होते, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बट वो वाइब्रेशन इतना माइक्रोस्कोपिक है कि हमें दिखाई नहीं देता। इवन नॉट ओनली वाटर, एवरीथिंग इज सराउंडिंग अस। एवरी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जिसका टेम्परेचर है, उसमें मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग रेगुलरली। यहाँ वॉल्स हैं, इसके मॉलिक्यूल हैं, स्टाइलस के मॉलिक्यूल हैं, हमारी बॉडी है, जितना भी मैटर है उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, बट इतना माइक्रोस्कोपिक है वो हमें फील नहीं हो रहा है या हम उसके लिए सेंसिटिव नहीं है। तो ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल भी हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की अपनी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। यू नो माइक्रोवेव्स, नाम सुना है? माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं? सर अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेज, इंफ्रारेज, Visible rays. इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, एक्स रेज,
एक्स रेज, रेडियो आप भी बता दो एक बात। सारी ये वेव याद नहीं है हमें? हाँ हाँ हाँ, वही वही रेज, क्या गामा रेज, आया है, बता दो फिर। चले, एक्सयूवी योर रेंज, वाओ, ठीक। अच्छा देखो जरा, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, फॉर्मूला सेंटेंस, उससे हम जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ध्यान रख सकते हैं। बताया भी होगा, पहले बताया होगा। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनमें से माइक्रोवेव यूज होती हैं, है ना। वो तो सेंटेंस हमें याद रहना चाहिए वैसे भी। गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, वाह सुहानी मैम, बहुत बढ़िया, है ना, अच्छी गाड़ी है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। अब यहाँ मेनली क्या है, माइक्रोवेव की अपनी नेचुरल, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी एंड वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। जैसे ही माइक्रोवेव को हम वाटर मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, विच प्रोड्यूसेस एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और तुरंत खाना गर्म हो जाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आया, क्या माइक्रोवेव्स स्टाइलस पे इंसिडेंट कराएंगे तो ये भी गर्म हो जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। इसके मॉलिक्यूल की जो फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट करा देंगे तो यहाँ भी सडन एक्सेस हीट प्रोड्यूस होगी। कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। किस किस की? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इक्वल होंगे, तो वहां एम्पलीट्यूड बिकम्स लार्ज, नोन एज रेजोनेंस, या फिर रेजोनेंट ऑसिलेशंस कह देते हैं। कहाँ यूज होता है? माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जहां ये यूज होते हैं, कहीं भी बहुत सारी जगह पे और भी हैं, बट मेनली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो माइक्रोवेव ओवन पे आएगा। दीज आर फ्री, फोर्स्ड, रेजोनेंट, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी थे, बट वो अभी नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है मुझे। फर्स्ट मेक इट कंप्लीट फास्ट। लास्ट पार्ट इज combination of SHM. Combination of SHMs, एक से ज्यादा SHM है, लाइक 2 SHM है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHMs कैसे कंबाइन होंगे देखें जरा। फर्स्ट SHM इज, let the first SHM here, first SHM is represented by x1 equals to a sin omega t. Second SHM is x2 equals to a1 a2 मान लेते हैं, a1 and A2। एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग है। साइन ओमेगा टी प्लस 5 मैंने कंसीडर कर लिया। फर्स्ट SHM का एम्पलीट्यूड कितना है? A1। फर्स्ट SHM का फेज कितना है? ओमेगा टी। सेकंड SHM का एम्पलीट्यूड A2 एंड फेज ओमेगा टी प्लस 5। दोनों जब कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट SHM क्या होगी देखें जरा। रिजल्टेंट SHM इज गिवन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी सुपरपोजिशन क्या है बताओगे? वेक्टर एडिशन का ही दूसरा नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट SHM क्या आएगा?
कर देते हैं सॉल्व, देखें जरा कैसे। रिजल्टेंट SHMX होगा x1 प्लस x2 वेक्टर एडिशन होगा। तो दोनों का कंबाइंड SHM क्या होगा देखें जरा। ये है x एक्सिस, फर्स्ट SHM का फेज ओमेगा टी है, ये मान लेते फर्स्ट है A1, फेज कितना है ओमेगा टी, सेकंड का ओमेगा टी प्लस 5 यानी 5 और आगे तो ये 5 होगा दैट इज, और ये कितना हो गया A2। अब क्वेश्चन है इन दोनों का वेक्टर सम आता है, क्या होता है फॉर्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा या ओमेगा टी, ये क्या आएगा दोनों के बीच में कितना एंगल है तो यही आएगा। इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो यही एंगल आएगा, ये वेक्टर एडिशन है। और कहाँ होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बीच में कहीं होगा, ये मान लेते हैं A, ठीक है। ये A साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला जो एंगल है ये थीटा होगा। लेकिन इसमें A कैसे निकाल लोगे, अंडर रूट क्या लिखूं A स्क्वायर यानी A1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई आएगा, ये एंगल आएगा, ये नहीं आएगा। तो इसमें अब क्वेश्चन आया, केस है इफ फाई इज 0 डिग्री तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, फाई 0 डिग्री हुआ तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर या A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर या A1 प्लस A2, सर अंडर रूट से कट जाएगा ये तो 1 हो गया। जो बचा वो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, होल स्क्वायर और रूट भी है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बनेगा A1 प्लस A2, जो वही वेक्टर्स में जो पढ़ा था हमने। अनदर वन, इफ फेज 90 डिग्री हुआ तो वासिका मैम क्या बनेगा अंडर रूट हाँ जी प्लस 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। फेज 180 डिग्री हुआ तो क्या बनेगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि cos 180 क्या होता है -1, माइनस यहाँ आएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वी गॉट द आंसर। ये हैं 2 SHM सेम लाइन पे हो तब ये रिजल्ट आएंगे। हालांकि इसमें परपेंडिकुलर SHM भी है बट स्कूल लेवल पे नहीं आता, वो एंट्रेंस में आता, वहाँ डिस्कस करेंगे उसको हम, ठीक है। डू फास्ट, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।